गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका अग्रसेन कन्या विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था रंध्रों की क्रियाविधि। ठीक है, रंध्रों की क्रियाविधि में रंध्रों की खुलने और बंद होने की जो क्रियाविधि है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। हमने पढ़ी सबसे पहले सायरे की परिकल्पना। ठीक है, सायरे की परिकल्पना में मैंने आपको बताया रंध्र जो है दो प्रकार से क्रिया करते हैं, एक तो प्रकाश के अंदर और दूसरा जो है वो अंधेरे के अंदर। ठीक है, प्रकाश में रंध्र खुल जाते हैं और अंधेरे में रंध्र बंद हो जाते हैं, जिसमें हमने पहली परिकल्पना पढ़ी थी सायरे की। कौन सा? शर्करा मांड शर्करा परिकल्पना, मांड शर्करा परिकल्पना। ठीक है, पहली पढ़ी थी अपन ने मांड शर्करा परिकल्पना। अर्थात इन्होंने बताया था कि दिन के समय में जो है वो मांड जो है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो है वो शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे शर्करा क्या होती है, जल में घुलनशील होती है और जो है कोशिका रस का ओपी बढ़ जाता है, सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे औष्णिक ऊर्जा बढ़ने से क्या करती है, वो पास वाली कोशिकाओं को जल अवशोषित कर लेती है और रंध्रद्वार कोशिकाएं जो है फूल जाती हैं, स्थित हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। अंध्रकार में जैसे इसकी विपरीत क्रिया होती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने बताया कि भाई इसमें जो है जो स्टीवर्ट साइंटिस्ट थे दूसरे, कौन से थे? स्टीवर्ट जो है उन्होंने बताया कि भाई ये जो इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। भाई ऊर्जा चाहिए और इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो जो मांड को जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित करे और वह ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है इतनी ओपी बढ़ा दे उसकी, जिससे कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सायरे की परिकल्पना में क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा जो है वो सुधार करके रूपांतरित किया। अर्थात जो है सायरे की स्टीवर्ट ने सायरे की परिकल्पना को थोड़ा सा रूपांतरित करके प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या बताया, नंबर फर्स्ट इन्होंने बताया कि दो प्रकार से क्रिया होती हैं। नंबर एक है प्रकाश में। प्रकाश में क्या होगा भाई, प्रकाश में क्रिया। ठीक है, इन्होंने बताया भाई दो प्रकार क्रिया होंगी। इन्होंने बताया प्रकाश में क्रिया होगी। अप्रकाश में क्या होगी, सबसे पहले वही होगा कि जो CO2 है, CO2 जो है का उपयोग किसमें होगा, प्रकाश संश्लेषण में होगा। CO2 का जो उपयोग होगा कहाँ होगा, प्रकाश संश्लेषण में होगा, जिससे क्या होगा, कोशिका रस के अंदर जो है H+ आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। जिससे क्या होगा, कोशिका रस में H+ आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। अब H+ आयनों की सांद्रता कम हो जाएगी तो होगा क्या, H+ आयनों की सांद्रता कम होते ही क्या होगा, इसके अंदर जो है pH बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, कोशिका रस का जो है pH जो है वो बढ़ जाता है। अर्थात कोशिका रस का pH बढ़ जाता है। ठीक है, अब कोशिका रस का pH जब बढ़ जाता है तो क्या होगा, अब इसमें प्रक्रिया होती है, मांड जो है, मांड किस तरह होगा, आपका शर्करा परिवर्तित होता है। तो इसमें क्या करता है, मांड जो है वो आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। किसलिए होता है, यहाँ पर एंजाइम काम आता है और वो एंजाइम आपका फॉस्फोराइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, अब होता क्या है, मैंने बताया आपको CO2 जो है का उपयोग जो है प्रकाश संश्लेषण में होता है। कोशिका रस में H+ आयनों की सांद्रता घट जाती है, जिससे क्या होता है, कोशिका रस का pH का मान बढ़ जाता है। अब यहाँ पर pH का मान बढ़ने से जो है मांड जो है वो शर्करा में परिवर्तित होने का कार्य करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है आपका वो बदलेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो बदलेगा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ये जो है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। ये क्रिया जो है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ये जो है क्रिया
फॉस्फोग्लूकोमीटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में रूपांतरित हो जाता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है एंजाइम फॉस्फेटेज, कौन सा एंजाइम? एंजाइम फॉस्फेटेज की उपस्थिति में, एंजाइम फॉस्फेटेज की उपस्थिति में ये जो है आपका ग्लूकोज और फॉस्फेट, ग्लूकोज और फॉस्फेट टूट जाता है, ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में टूट जाता है। समझिए एक बार, CO2 का उपयोग हुआ प्रकाश संश्लेषण के में, ठीक है, कोश का रस में H+ सांद्रता कम हुई जिससे कोश का रस का pH का मान बढ़ गया। अब क्या होगा, मान जो है वो शर्करा में या ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। सबसे पहले मान एंजाइम फॉस्फोराइलेज की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंजाइम ग्लूकोमीटेज की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है एंजाइम फॉस्फेटेज की उपस्थिति में आपका ग्लूकोज और फॉस्फेट में बदल जाता है। ठीक है, अब चूंकि देखिए मैंने आपको कल बताया था ग्लूकोज और फॉस्फेट जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील। ठीक है, अब ग्लूकोज और फॉस्फेट जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब जब ये जल में घुलनशील होते हैं तो ये कोशिका रस में घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोशिका रस में घुल जाते हैं। ठीक है, अब कोशिका रस में घुल गए। अब कोशिका रस में घुलेंगे तो क्या होगा? कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है, कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है। अब कोशिका रस की सांद्रता बढ़ी गई, कोशिका रस की सांद्रता बढ़ते ही क्या होगा? कोशिका रस का OP तथा DPD बढ़ जाते हैं। क्या हो जाता है? OP और DPD बढ़ जाते हैं। OP और DPD बढ़ने से क्या होता है? इसके अंदर क्या होगा? पास वाली कोशिकाओं से, ये पास वाली कोशिकाओं से जल अवशोषण करते हैं। द्वार कोशिकाएं स्थित हो जाती हैं, द्वार कोशिकाएं स्थित हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए सेरे ने जो परिकल्पना बताई थी उसमें सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि आपका जो मान जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो कोशिका रस में घुलनशील है और कोशिका रस में घुल जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जो है कोशिका रस सांद्रता बढ़ जाती है। इन्होंने थोड़ा परिवर्तित कर दिया इसको। इन्होंने क्या कहा? वही बात है, सबसे पहले तो कि CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होगा। ठीक है, उसके बाद कोशिका रस में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, घटेगी, जिससे कोशिका रस का pH बढ़ जाएगा। pH का मान बढ़ने से क्या होगा? मान जो है वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट परिवर्तित होता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोग्लूकोमीटेज की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, जिससे ये एंजाइम फॉस्फेटेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और फॉस्फेट में टूट जाता है। अब क्या होता है? ग्लूकोज और फॉस्फेट दोनों जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, ये कोशिका रस में घुल जाते हैं। कोशिका रस में घुलने से कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका रस की सांद्रता बढ़ने से इसका OP और DPD का होता है बढ़ जाता है। OP और DPD बढ़ने के कारण ये करती है पास वाली कोशिकाओं से जल का अवशोषण करती है, और द्वार कोशिकाएं जो है वो क्या होती है? स्फीत हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। ये तो बताया इन्होंने कि भाई इसके अंदर जो है वो क्या होता है? क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर जो है रंध्र खुल जाते हैं और ये क्रिया प्रकाश के समय में होती है। ये बताया इन्होंने प्रकाश समय में। अब इन्होंने कहा भाई अंधकार में जस्ट इसकी विपरीत क्रिया होती है। ये तो प्रकाश में, अब इन्होंने बताया कि अंधकार में जो है वो जस्ट इसकी विपरीत क्रिया होती है। क्या होगा अंधकार में? दोबारा जब फॉस्फेट और आपके जो ग्लूकोज हैं वो किसमें चेंज होंगे? वो चेंज होंगे आपके किसमें? मान में। ठीक है, अंधकार में क्रिया, अंधकार में क्रिया। अब जस्ट विपरीत होगा। देखिए पहली बात तो CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ेगी भाई? क्योंकि रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो नहीं होती, और क्या होती है? आपकी CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। अब CO2 की सांद्रता बढ़ती क्या होगी? द्वार कोशिकाओं में pH
क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है, पीएच कम हो जाती है। द्वार कोशिकाओं की पीएच कम हो गई, और द्वार कोशिकाओं की पीएच कम होने से क्या होगा भाई, ये क्षारीय माध्यम सांद्रता बढ़ गई, पीएच घट गया, ठीक है। अब क्या होगा, ग्लूकोज, अब देखिए आप ग्लूकोज, जो आपका ग्लूकोज है वो किसमें चेंज होगा, वो चेंज होगा आपका ग्लूकोज जो है वो एंजाइम हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। एंजाइम क्या आएगा, हेक्सोकाइनेज, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये बदलेगा आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बदलते ही क्या हो जाएगा भाई, ग्लूकोज का चेंज हो गया मान में। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो आपका जो है क्या हो जाएगा, मान में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि एंजाइम फास्फोराइलेज की उपस्थिति में, ये एंजाइम फास्फोराइलेज की उपस्थिति में मान में परिवर्तित हो जाता है। अब मान देखिए, अब मान चूंकि जो है वो कोशिका रस में एघुलनशील होता है, मान जो है वो कोशिका रस में एघुलनशील, अब एघुलनशील है तो कोशिका रस की जो है तनुता बढ़ जाती है, ऐसा कोशिका रस क्या हो जाता है, तनु हो जाता है, कोशिका रस तनु हो जाता है। अब तनु हो गया तो ठीक है, क्या हो जाता है इसमें स्फीतता बढ़ जाती है, ओपी और डीपीडी कम हो जाती है, ओपी और डीपीडी दोनों कम हो जाती है। अब कम हो गई तो क्या होगा, जो है जल जो है वो पास वाली कोशिकाओं में चल जाता है, जल पास वाली कोशिकाओं में चला जाता है, और द्वार कोशिकाएं सलत हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाता है, ठीक है। समझिए एक बार, अंधकार में क्रिया होती है, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। अब क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में पीएच का मान कम हो जाता है, पीएच का मान कम होने से जो है ग्लूकोज दोबारा से मान में बदलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले एंजाइम हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में मान में परिवर्तित होता है। मान चूंकि जल में एघुलनशील होता है, कोशिका रस में नहीं घुल पाता, तो कोशिका रस की जो है तनुता बढ़ जाती है, तनु हो जाता है, जिससे ओपी और डीपीडी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, और जल जो है वो पास वाली कोशिकाओं में चला जाता है, द्वार कोशिकाएं सरल हो जाती हैं, और रंध्र जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यह प्रक्रिया जो है आपकी जो है अंधकार में संपन्न होती है। इस प्रकार से जो है आपकी रंध्रों की क्रियाविधि में ये दूसरी जो रिएक्शन है जो दी थी आपको स्टीवर्ड ने सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर दिन और रात्रि में ये दोनों क्रियाएं होती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। ये आपका हुआ रंध्रों की क्रियाविधि में स्टीवर्ड का सिद्धांत। अब नेक्स्ट सिद्धांत जो आता है वो है पोटेशियम आयन सिद्धांत। नेक्स्ट जो सिद्धांत आया वो है आपका पोटेशियम आयन सिद्धांत। ये आया आपका पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत, ठीक है। पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत ये जो है आपका जो वैज्ञानिक है ये दिया था आपका लेविट ने। किसने दिया था ये दिया था लेविट ने प्रतिपादित किया और इसका जो अध्ययन किया था वो दो साइंटिस्ट थे आपके रेस्के और बाउलिंग। रेस्के और बाउलिंग ने जो है इसका क्या किया, अध्ययन किया, ये प्रतिपादित किया लेविट ने, और अध्ययन जो किया इसका रेस्के और बाउलिंग ने किया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पोटेशियम आयन जो है वो जो है वो द्वार कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में अंदर जा अभिगमन जो है बाहर अंदर होते रहते हैं, जिसके कारण रंध्रों की खुलने और बंद होने की क्रियाएं जो है वो होती हैं। इन्होंने बताया, इन्होंने भी कहा कि भाई ये क्रियाएं जो होती हैं ये भी प्रकाश और अंधकार दोनों में होती हैं, दोनों में जस्ट अपोजिट क्रियाएं होती हैं, और दिन में जो है रंध्र खुल जाते हैं और रात्रि को जो है रंध्र बंद हो जाते हैं। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पोटेशियम आयनों का जो परिगमन है
या पोटेशियम आयनों का जो परिगमन है कहाँ सहायक कोशिकाओं से या अधिचर्म कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में होता है, और द्वार कोशिकाओं से जो है H+ आयन जो है वो अधिचर्म या सहायक कोशिका में आते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो कार्बन अम्ल की क्रिया होती है, कार्बन अम्ल का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है ये रंग जो है आपस में जो है जो आयन है इनका अभिगमन होता है, इसलिए इसे पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत कहते हैं। लेविट ने प्रतिपादन किया और रेस्के और बाउल ने जो है इसका अध्ययन किया। देखिए इसमें दो प्रकार की क्रिया होती है प्रकाश में। सबसे पहले आते हैं अभी प्रकाश में क्रिया, ठीक है। प्रकाश में क्या होता है तो देखिए सबसे फर्स्ट है प्रकाश में। नंबर 1, द्वार कोशिकाओं में जो है मांड विलुप्त हो जाता है, अर्थात मांड जो है वो मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मांड जो है वो मैलिक अम्ल में परिवर्तित होता है। मांड क्या होता है मैलिक द्वार कोशिकाओं में, द्वार कोशिकाओं के अंदर जो है प्रकाश की क्रिया में क्या होगा प्रकाश संश्लेषण होगा और मांड जो है वो मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो है मैलिक अम्ल जो है वो दो प्रकार से जो है द्वार कोशिकाओं में जो है वो टूट जाता है। मैलिक आयन एक तो और एक H+ आयन, ये जो है द्वार कोशिकाओं में मैलिक आयन प्लस H+ आयनों में टूट जाता है। द्वार कोशिकाओं में मैलिक आयन और H+ आयनों में टूट जाता है, ठीक है। अब क्या होता है H+ आयनों का द्वार कोशिका से अधिचर्म कोशिकाओं में, अब क्या होता है ये जो H+ आयन है ये द्वार कोशिकाओं से इसमें अधिचर्म कोशिकाओं में, ठीक है। और अधिचर्म कोशिकाओं से कहां से अधिचर्म कोशिकाओं से K+ आयन जो है वो द्वार कोशिकाओं में आ जाता है, ठीक है। द्वार कोशिकाओं से H+ आयन तो कहां चले जाते हैं आपके अधिचर्म कोशिकाओं में, और अधिचर्म कोशिकाओं से K+ आयन जो है वो आ जाते हैं अपने द्वार कोशिकाओं में आ जाते हैं। ये जो है आपका आयन विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है आयन विनिमय, ठीक है। ये क्रिया जो है आयन विनिमय की होती है, अर्थात H+ आयन तो कहां आ गए आपके अधिचर्म कोशिकाओं में और K+ आयन जो है वो कहां आ गए आपके द्वार कोशिकाओं में आ गए, ठीक है। अब क्या होता है भाई ये आयन विनिमय हो गया। अब K+ आयन जो है वो मैलेट आयन से, किससे मैलेट ऋणात्मक होता है मैलेट आयन से तथा कुछ Cl आयन से क्या हो जाते हैं संतुलित हो जाते हैं। संतुलित K+ आयन क्या होता है मैलेट आयन तथा Cl आयन से क्या हो जाते हैं संतुलित हो जाते हैं। और संतुलन होने के बाद क्या होता है भाई इसके अंदर जो है वो उदासीन अर्थात उदासीन हो जाते हैं। अब क्या होगा उदासीन होने के बाद H+ मैं आपको एक चीज समझा दूं इसमें K+ आयन और H+ आयन, ठीक है। ये होते हैं आपके अधिचर्म कोशिकाओं में, सॉरी द्वार कोशिकाओं में, ये होते हैं आपके अधिचर्म कोशिकाओं में, ठीक है। अब होता क्या है जब दिन के समय में ये H+ आयन तो चले जाते हैं आपके कौन सी में अधिचर्म कोशिकाओं में और K+ आयन रह जाते हैं आपके द्वार कोशिकाओं में, ठीक है। ये जो है वो आयन विनिमय क्रिया है। क्या क्रिया है आयन विनिमय क्रिया है। अब चूंकि K+ आयन जो है यहाँ पर मैलेट आयन और Cl- आयन से क्या हो जाते हैं संतुलित हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा ये क्रिया जो है H+ आयन और K+ आयन जो है H+ आयन तथा K+ आयन का जो विनिमय है आयन विनिमय यह सक्रिय क्रिया है। सक्रिय क्रिया है, ऊर्जा व्यय होती है। क्या होती है ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है। एटीपी के रूप में जो है वो ऊर्जा का इसमें क्या होती है ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है। अब क्या होता है द्वार कोशिकाओं में K+ आयनों की सांद्रता अब क्या हो जाती है यहाँ पर द्वार कोशिकाओं में K+ मैलेट आयन ये दोनों की सांद्रता क्या होती है पोटेशियम मैलेट। क्या लगता है पोटेशियम मैलेट, ठीक है। इसकी सांद्रता बढ़ गई। अब सांद्रता बढ़ने से कोशिका रस का क्या हो जाता है ओपी बढ़ जाता है। कोशिका रस का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बढ़ जाता है, जिससे डीपीडी बढ़ जाता है,
डीपीटी पढ़ने से क्या होता है, कोशिका रस जो है वो पास वाली कोशिकाओं से जल अवशोषण करता है, ठीक है, और द्वार कोशिकाएं स्थित हो जाती हैं, स्थित हो जाती हैं और रंध्र जो है वो खुल जाते हैं, रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ये आपको समझ में आया। क्या होगा प्रकाश में, मान जो है वो मेलेकम में बदलेगा, मेलेकम द्वार कोशिकाओं में मेलेट आयन और H+ आयन बदलेगा, अधिचर्म कोशिकाओं से K+ आयन, ठीक है, और द्वार कोशिकाओं से H+ आयन जो है वो आपस में क्या करते हैं, आयन विनिमय करते हैं, और द्वार कोशिकाओं में K+ आयन आ जाते हैं जो पोटेशियम मेलेट बनाते हैं। पोटेशियम मेलेट जो है वो जल में घुलनशील होता है और जल में घुल करके कोशिका रस के ओपी को बढ़ा देते हैं, और कोशिका रस का ओपी बढ़ने के साथ ही क्या हो जाती है, कोशिका जो है निकटतम जो द्वार कोशिका है, और क्या हो जाता है, क्योंकि अब एक चीज और इसमें कि क्या होता क्या है, आगे अब क्या हो गया, यहाँ पर ओपी बढ़ गया, डीपीटी बढ़ गया, जिससे क्या है, जल का अवशोषण जो है वो करती हैं और द्वार कोशिकाएं जो स्फीत हो जाती हैं, और स्फीत होने के साथ ही रंध्र जो है वो खुल जाते हैं। ये तो क्रिया हुई किसी दिन के समय में, प्रकाश की किरण में। अब होती है रात्रि के समय में क्रिया, अब होती है सिर्फ रात्रि के समय में। देखिए रात्रि के समय में क्या होता है, अंधकार में क्या होता है, ये दिन के समय में। अब अंधकार के समय, अंधकार में क्रिया, ठीक है। पोटेशियम आयन, अब क्या होगा, पोटेशियम आयन जो कहां चले जाएंगे, आपके अधिचर्म कोशिकाओं में, कहां जाएंगे, अधिचर्म कोशिकाओं में, और H+ आयन जो है वो कहां जाएंगे, आपको दोबारा से आयन कहां जाएंगे, द्वार कोशिकाओं में, और वहां पर दोबारा से जो है वो मेलेकम, और मेलेकम जो है वो मांड में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो है एक हार्मोन काम आता है जिसे हम एब्सिसिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सिसिक अम्ल कहते हैं, ABA कहते हैं, जो यहाँ पर इस मांड में परिवर्तित होने में क्या करता है, सहायक करता है, ठीक है। द्वार कोशिकाओं में जो है क्या होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण यहाँ पर अंधकार में एब्सिसिक अम्ल, क्योंकि क्या नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, होता क्या है, यहाँ पर ABA एब्सिसिक अम्ल ये क्या करता है, K+ आयनों का परिवहन अवरुद्ध कर देता है, अवरुद्ध कर देता है, ठीक है। अब K+ आयन क्या करते हैं, द्वार कोशिकाओं से अधिचर्म कोशिकाओं में चले जाते हैं, अधिचर्म कोशिकाओं में, और H+ आयन अधिचर्म कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में आ जाते हैं, द्वार कोशिकाओं में आ जाते हैं, ठीक है। H+ आयन कहाँ जाते हैं, द्वार कोशिकाओं में, और K+ आयन जो है अधिचर्म कोशिकाओं में चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर जाने के बाद जो है दोबारा से क्या होता है, वही pH जो है, pH का मान जो है वो क्या हो जाता है, कम, pH कम हो जाती है। द्वार कोशिकाओं में अब क्या होता है, द्वार कोशिकाओं में pH कम हो जाती है। अब pH कम हो गई, pH कम होने से क्या होता है कि कम pH पर, क्योंकि कम pH पर, pH की मात्रा कम पर मांड का संश्लेषण होता है, मांड का संश्लेषण होता है, और मांड का संश्लेषण से क्या होता है, कोशिका रस तनु हो जाता है, कोशिका रस तनु हो जाता है, और जो है जल जो है, जल दूसरी कोशिकाओं में चला जाता है, पास वाली कोशिकाओं में चला जाता है, कोशिकाओं में चला जाता है, और रंध्र जो है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। द्वार कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, रात्रि के समय जब क्रिया उल्टी होती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, एब्सिसिक अम्ल जो है वो K+ आयनों का परिवहन जो है अवरुद्ध कर देता है, और K+ आयन द्वार कोशिकाओं से कहाँ जाते हैं, अधिचर्म कोशिकाओं में, और H+ आयन जो है वो अधिचर्म कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में चले जाते हैं, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं का pH का मान क्या होता है, कम हो जाता है, और कम pH पर मांड का संश्लेषण होता है, और जो है तो कोशिका रस तनु हो जाता है, और जो है जल जो है वो पास वाली कोशिकाओं में चला जाता है, और द्वार कोशिकाएं स्खलित हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत के द्वारा रंध्रों का
खुलना और बंद होता है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको समझाया दोनों स्टीवर्ड और पोटेशियम आयनाबाजी सिद्धांत। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।